हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। और बच्चों, हम लोग प्रीवियस की क्लासेस से ही वीडियो के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने कुछ जो मेरा लेक्चर था उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एंड देन मुझे लगा कि कुछ और जो शिक्षण विधि है उसको मुझे डिटेल में बताना चाहिए। तो मैंने आगमन और निगमन विधि पे हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में चर्चा की, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट विधि है, काफी इम्पोर्टेंट मेथड है टीचिंग लर्निंग में। और इससे पहले की क्लासेस में हम लोग सिद्धांत के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे, जिसमें हमने स्पेंजर के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत है स्पेंजर का। जैसे कि पर्सनालिटी थ्योरी में काफी सारी थ्योरियां थी, आलपोर्ट हो गया, कैटल हो गए, और इसी तरह स्पेंजर की थ्योरी जिसके बारे में हमने डिस्कशन तो नहीं किया था, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन आया था तो वहां पे हमने डिटेल में जान लिया था। तो स्पेंजर ने 6 टाइप की पर्सनालिटी को बताया था, जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एंड एस्थेटिक पर्सनालिटी। तो उसमें से जो एस्थेटिक पर्सनालिटी होती है, वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदरता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे सुंदरता का मतलब होता है केवल सुंदरता चेहरे से नहीं, बल्कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं, कि किसी भी कार्य को करने की योग्यता उनमें पाई जाती है, कूट कूट के भरी होती है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो स्पेंजर के अनुसार वो उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो एस्थेटिक पर्सनालिटी के होते हैं। ओके, तो उसी को मुझे लगा कि थोड़ा सा वहां जो अगर डाउट होगा आप लोग को, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे उसको एक बार पुनः रिपीट की हूँ, फिर से बताई हूँ। और इसी को देखते हुए हम लोग जो मैं हमारा नेक्स्ट वीडियो है, क्योंकि हमने 100+ का टारगेट बना रखा है, तो यूपी टेट में जितने भी पुराने पेपर्स आ चुके हैं, जो भी ओल्ड पेपर है, वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे लाई हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड हैं सी टेट में, यूपी टेट में, और उससे बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की। अगर आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, खैर अभी टाइम तो काफी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि आपने अगर सिलेबस पूरा अच्छे से देख लिया है, आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा बनाता है कि उसको समझने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कि क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन लगाइए। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि शाही धब्बा परीक्षण मूलतः किस सिद्धांत द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है? शाही धब्बा परीक्षण ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और इसको किसने बताया है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन है। तो शाही धब्बा परीक्षण जो होता है, इसको रोशा ने बताया है, शाही धब्बा परीक्षण। ओके, हरमन रोशा थे, हरमन रोशा ने शाही धब्बा परीक्षण दिया था व्यक्तित्व के मापन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे यंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जाएगा? तो युंग की जो पर्सनालिटी थ्योरी है, युंग की जो पर्सनालिटी थ्योरी, उन्होंने 3 प्रकार के पर्सनालिटी को बताया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी क्या होते हैं? बहिर्मुखी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, वो जो बहुत सामाजिक होते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी पर्याप्त देखने को मिलती है। तो राइट आंसर है बहिर्मुखी। ओके, बहिर्मुखी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उभयमुखी में दोनों ही क्वालिटी देखने को मिलेगी। वो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों होंगे। और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? वो थोड़ा सा उनमें जो सोशल कॉन्टेक्ट को लेके अटैचमेंट होता है वो बहुत कम पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अंतर्मुखी टाइप वाले, वो अकेले रहना, अकेले में पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सोशल की बात की जा रही है, तो वो वहाँ पे क्या होगा? हमारा बहिर्मुखी वाली जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज्यादा मिलनसार और सोशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को अस्थानिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक तथा रूप में बांटा है। तो यहाँ पे क्या है? क्रैशमर, जब हम लोग टाइप थ्योरी, हम लोगों ने पर्सनालिटी की सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था। अगर जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो लाइफ टॉप एकेडमी के प्ले स्टोर में जाके वहां पे सीडीपी की सारी वीडियोस वहां अवेलेबल हैं।
पर्सनैलिटी की भी सीरीज के वीडियो हैं, वहां पे आप जाके एक बार पुनः उसको देख सकते हैं। तो जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी उसमें उसको टाइप थ्योरी में भी डिवाइड किया गया था। टाइप थ्योरी में हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी आती है, फ्रेशमर की थ्योरी आती है, शेल्डन की थ्योरी आती है। इन लोगों ने शरीर के बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा था। हिप्पोक्रेट्स ने कुछ फ्लूइड के आधार पर बांटा था कि शरीर में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखा जाता है। और क्रेशमर और शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांटा था। तो जो क्रेशमर की थ्योरी है यहाँ पे जो इसमें राइट आंसर है वो है पाइकनिक। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा पाइकनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंजर किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? देखिए स्पेंजर से जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वहां भी मैंने स्पेंजर के सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आया कि स्पेंजर ने व्यक्तित्व को किस वर्ग में प्रस्तुत किया था, किस वर्गीकरण के आधार पे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्पेंजर के सिद्धांत के बारे में, स्पेंजर ने अपने सिद्धांत को मूल्य के आधार पर बांटा था कि इन्होंने कुछ 6 तरह के मूल्य बताए थे और इन्होंने अपने सिद्धांत में पर्सनालिटी को मूल्य के आधार पर डिवाइड किया है। तो इसमें राइट आंसर होगा मूल्य। स्वभाव के आधार पर बताए थे, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर भी नहीं बताया था। शारीरिक रचना के आधार पर तो हमारे शेल्डन क्रेशमर ही हो गए। मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर कई सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मनोवैज्ञानिक गुण को इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड का है वो मूल्य है। इसलिए इनके सिद्धांत को वैल्यूज व्यू पॉइंट्स के आधार पर स्टैंडर्ड ने अपने सिद्धांत को बताया था। ठीक, लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग पर्सनैलिटी पढ़े थे वहां पे हमने देखा था पर्सोना का अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। व्यक्ति होगा नहीं, व्यक्तित्व होगा नहीं, मुखौटा। का जो राइट आंसर है वो है मुखौटा। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका तो पहले जो नायक और नायिकाएं होती थी वो कुछ मुखौटा लगा के किसी भी दूसरे व्यक्ति के रोल प्ले को फॉलो करते थे, ओके, रोल प्ले करते थे, ड्रामा करते थे या नाटक करते थे। मुखौटा, वहीं से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है और मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जा सकता है उसमें संवेगात्मक और स्थिरता का है। संवेगात्मक और अस्थिरता की बात यहाँ की जा रही है। तो कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकांश परिस्थितियों में एक जैसा है, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अस्थिर जो उसका व्यवहार है वो दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुण, शील गुण, मानदंड, मूल प्रवृत्ति। तो मूल प्रवृत्ति तो जन्मजात होती है, जो जन्म से ही हमारे अंदर होती है। मानदंड का अर्थ होता है नॉर्म से, जैसे कि हर समाज में अपने कुछ मानक निर्धारित कर दिए गए हैं और उनके आधार पे व्यवहार करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शील गुण। शील गुण क्या होता है? शील गुण व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है कि इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति में हम डिफरेंसेस निकालते हैं। ठीक? इसमें जो राइट आंसर है वो है शील गुण। शील गुण के आधार पर ही हम लोग चीजों को अलग अलग करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को अलग अलग करते हैं। ठीक है, और शील गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में अस्थिरता भी देखने को मिलती है। सबका व्यवहार इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? ठीक, तो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी थी इसको युंग ने बताया था। युंग ने व्यक्तित्व को परिभाषित किया था, विभाजन भी किया था। और अभी जैसे कि पहले क्वेश्चन एक आ चुका है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सोशली होते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट, और कुछ लोग बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होते हैं उनको हम कहते हैं अंतर्मुखी। और जिन व्यक्तियों में ये दोनों ही क्वालिटी पाई जाती है उनको हम कहते हैं उभयमुखी। तो ऐसे व्यक्ति जो कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, परिस्थिति के अनुसार उनके व्यवहार में चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट या उभयमुखी व्यक्तित्व। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति शेल्डन के किस वर्ग में रखा है? तो शेल्डन ने किस वर्ग में ऐसे व्यक्तित्व को रखा है जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और मांसपेशियां उनकी हट्टी कट्टी होती हैं? तो यहाँ पे देखिए शेल्डन ने बताया था एक्टोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, मोसोमॉर्फी, 3 प्रकार की पर्सनालिटी बताई थी। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं उनको हम लोग एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। बच्चों इसे क्वेश्चन आया है, एक बार आप लोग इसको पुनः डिटेल में देख लीजिएगा और इसका वीडियो मैंने बनाया है। मेरा जो भी पर्सनालिटी का जो पुराना लेक्चर है वो आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्रैशमर के एस्थेनिक वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्रैशमर के एस्थेनिक वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले, मोटे तथा छोटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रैशमर का अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे, सॉरी वो तो शेल्डन का है ना। क्रैश देखिए दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, बस नाम का थोड़ा चेंजेस है। ओके, जैसा क्रैशमर का है वैसा ही शेल्डन का भी, बस थोड़ा सा इन्होंने, शेल्डन ने एंडोमॉर्फी, मोसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी बता दिया है और क्रैशमर का पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक टाइप का है। ओके, तो यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि एस्थेनिक वर्ग कैसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? यहाँ पे शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले, मोटे तथा छोटे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे तथा पतले। ओके, राइट आंसर हमारा ये है, शारीरिक रूप से कमजोर। ऐसे व्यक्ति एस्थेनिक वर्ग में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजबूत, चौड़े एवं मजबूत, चौड़े कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रैशमर के किस वर्ग में आते हैं? okay? तो यहाँ पे है एस्थेनिक, प्लास्टिक, पिकनिक और एथलेटिक। तो इसमें क्या है, इसमें एथलेटिक्स जो होते हैं वो वैसे व्यक्ति होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से संतुलित व्यक्ति होते हैं, हष्ट होते हैं, फिट होते हैं, तो उसको हम लोग एथलेटिक, जैसे कि एथलेटिक नाम से ही लगा ना, जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स जो गेम है उसमें जो व्यक्ति होंगे वो बहुत लंबे होंगे। इसको ना थोड़ा सा आप लोग कोड करके समझिएगा तो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। जो एथलेटिक्स टाइप के व्यक्ति होते हैं वो लंबे होते हैं, संतुलित शरीर वाले होते हैं, तो उसको इन्होंने क्रैशमर ने एथलेटिक्स बताया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रूज, थॉर्नडाइक, वेबर, टॉलमैन। तो वेबर का तो है नहीं, वेबर मनोभौतिकी के जनक है, साइकोफिजिक्स के फादर ऑफ, आता है कि साइकोफिजिक्स, हुज फादर ऑफ साइकोफिजिक्स। वैसे तो सीटेट और सिलेबस से ये सब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ साइकोफिजिक्स के जो फादर है, मनोभौतिकी के जनक वेबर और फैक्नर को कहा जाता है। टॉलमैन का तो सिद्धांत था नहीं, टॉलमैन ने लर्निंग में दिया है। टॉलमैन का जो लर्निंग का सिद्धांत है, लेटेंट लर्निंग के बारे में इन्होंने बताया था। क्रूज का है नहीं, तो यहाँ पे जो बचे कौन, यहाँ पे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का है बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के कई सारे कारक सिद्धांत जैसे कि 2 फैक्टर थ्योरी, 1 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो इसमें कई सारे सिद्धांत है। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो बीने ने दिया था। ओके, बीने द्वारा, बीने का बुद्धि का एक कारक सिद्धांत था, स्पीयरमैन का बुद्धि का 2 फैक्टर थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि मानी गई है? मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी मानी गई है? 100 से ऊपर, 80 से 90, 70 से 80, 70 से नीचे। जो 100 से 100, 90 और 100 जो होते हैं, 90 to 100, ये सामान्य बुद्धि का है। इसको टॉलमैन ने इसको क्लासिफिकेशन जो है वो बुद्धि को किया था, वैसे काफी लोगों ने इसको बताया था, लेकिन हम लोग टॉलमैन के जो क्लासिफिकेशन है उसको ज्यादा देखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मूल बुद्धि का कितना IQ है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का कितना है,
जो सामान्य बच्चे हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है, तो इसको टॉलमैन ने बताया था। और जो इसमें राइट आंसर है वो है 70 के नीचे। जो पिछड़े बालक होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 के नीचे का होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्तियों के अंतर्गत नहीं है। प्रक्षेपी युक्तियों में क्या नहीं आता? प्रक्षेपी जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, हम लोग पर्सनालिटी के टेस्ट के बारे में पढ़े थे। मुख्य 3 प्रकार की, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव में भी हम लोगों ने काफी सारे टेस्ट के बारे में देखा था, जैसे कि रोशास हो गया, टीएटी हो गया, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो इसमें पूछा है कि क्या नहीं है प्रक्षेपी। रोशास इंक ब्लॉक टेस्ट भी है, अंतर सचेतन नाभिक परीक्षण भी है, बाल अभिबोधन परीक्षण भी है, परिस्थिति परीक्षण ये नहीं है। ओके, व्यक्तित्व मापन में जो है ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये सिचुएशनल टेस्ट है कि एक कुछ सिचुएशन दे दिया जाता है, वहां पे हम व्यक्ति के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग तैयार करते हैं। ओके, देन है हमारा अचेतन मन का अध्ययन किया है। अचेतन मन के बारे में अध्ययन किसने किया है? मनोविश्लेषणवादी विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा और निरीक्षण द्वारा। तो अचेतन मन का जो अध्ययन किया है वो है मनोविश्लेषणवादी। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड पे सबसे ज्यादा बल दिया था। ओके, नेक्स्ट है समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं नहीं है। समायोजित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या नहीं होती हैं? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, जो समायोजन व्यक्ति वाले व्यक्तित्व होता है वो लोग उत्तरदायित्व की भी भावना होती है, उचित संवेगों का प्रदर्शन भी करते हैं, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें तो क्या होती है? समायोजन व्यक्तित्व वाले। दूसरे के साथ संबंध बनाने में की भी योग्यता उनमें होती है। जो लोग समायोजन स्थापित करते हैं, जो लोग समायोजी होते हैं, वो दूसरों के साथ संबंध बना भी लेते हैं, उचित संवेगों का प्रदर्शन भी करते हैं और उत्तरदायित्व को भी पूरा करते हैं। लेकिन क्या नहीं करते हैं? वो व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन है, ऐसा नहीं होता है। वो केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में ना सोच के सभी के बारे में वो सोचते हैं। जो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है वो है हमारा बी, सॉरी सी, की व्यक्तिगत हितों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। ये व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं करते। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट है वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। रेटिंग मापनी, साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का तो बीने टर्मन है, बीने साइमन टर्मन, ये लोगों ने बुद्धि में काम किया था। साक्षात्कार होगा नहीं, निर्धारण मापनी होगा नहीं। बचा क्या? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली को बताया था। प्रश्नावली के जो निर्माता है वो वुडवर्थ ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। सृजनात्मक, ये परिभाषा किसने दी है? सृजनात्मक से तात्पर्य, सृजनात्मक से तात्पर्य क्या है कि किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। इसको किसने परिभाषित किया? स्टेगनर, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो स्किनर तो है नहीं, थर्स्टन भी है नहीं है। सृजनात्मकता में क्रो एंड क्रो और स्टेगनर, क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा दी है, लेकिन इसको ये जो कही बात कही है वो स्टेगनर ने कही है। स्टेगनर का जो परिभाषा था सृजनात्मकता में वो यही था, सृजनात्मक से तात्पर्य किसी पूर्ण एवं आंशिक वस्तुओं के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक कैसे होता है? मतलब बच्चे में अगर हमें खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक, अगर हमें बच्चे में खेल कूद का विकास करना है तो हमें क्या करना होगा एक शिक्षक के रूप में? तो यहाँ पे है, विद्यालय में खेल कूद के विकास के उचित अवसर दिए जाएं, खेल कूद के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि, माँ बाप का भी उचित दृष्टिकोण बना रहे, बच्चे में उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करना, रुचि विकसित करना। तो इसमें क्या माँ बाप, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा फल बांटना। जब बच्चे खेल वगैरह में जब पार्टिसिपेट होते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। इसलिए खेल कूद में, खेल कूद के समय छात्रों को कुछ बांटे जाए, जैसे फल हो गया, चॉकलेट हो गया,
तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा बी या दूसरा। नेक्स्ट है हमारा संवेग में अंतर है कि मूड होता है। मूड एवं संवेग होगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं आ पाए हैं, तो मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड है। मूड कैसा होता है? मूड यहाँ पे मूड अस्पष्ट होता है, अस्थायी होता है, तात्कालिक उद्दीपकों पर निर्भर होता है, तीव्र एवं दीर्घकालिक होता है। यहाँ पे मूड का क्या तात्पर्य, मूड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अस्पष्ट। जो मूड होता है व्यक्ति का, तो लोग कहते हैं मूड बहुत स्विंग कर रहा है यार, आजकल मेरा मूड बड़ा अजीब सा है। तो जो मूड होता है वो अस्पष्ट होता है, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मूड एवं संवेग में यही अंतर होता है। मूड जो होता है वो हमारा मूड अलग होता है, संवेग में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो जो मूड है वो हमारा अस्पष्ट होता है। ओके, संवेग क्या होता है? संवेग एक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। संवेग में व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन आता है, वॉइस में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन मूड क्या होता है? और ये जो परिवर्तन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, और मूड में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मूड अस्पष्ट होता है जबकि संवेग अस्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है अस्पष्ट। नेक्स्ट है हमारा स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रमेतर, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो बुद्धि का जो स्कूल के वातावरण में बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है? यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि जब एक बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर रहा है तो विद्यालय का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही बच्चे को प्रभावित करता है। ओके, इसमें जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, डी। 22, व्यक्ति की वह योग्यता या शक्ति कौन सी है जिसके द्वारा वह नवीन रचना उत्पादन करता है? तो नवीनता की बात आ गई है, तो वो हमारा, हम आंख बंद करके देखिए बच्चों, कहीं भी अगर नवीनता की बात आए, योग्यता की बात आए, तो ऐसी बात आए जिसमें नवीनता की रचना उत्पादन सबसे ये सारे टर्म्स का यूज किया गया हो, तो वहां पे हम आप आंख बंद करके सृजनात्मकता लगाइए। ओके, क्योंकि क्रिएटिविटी ही तो होती है जो नवीनता की बात करती है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है तीसरा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है हमारा मानसिक योग्यता में समाहित है। मानसिक योग्यता में क्या क्या समाहित है? रुचि, अवधान, भावुकता, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनशीलता, मन, क्रियाशीलता और क्रियाशीलता। तो मानसिक योग्यता में क्या समाहित है? जब भी मेंटल की बात आती है, मानसिकता की बात आती है, तो वहां पे आता है हमारा तर्क, चिंतन और सृजनशीलता। रुचि, अवधान, भावुकता तो ये इमोशन से रिलेटेड है। क्रियाशीलता हमारा एक्टिविटी हो जाएगा। मन क्रियाशीलता मेंटल प्रोसेसिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम मानसिक योग्यता की बात करें, तो मानसिक योग्यता में जो चीजें आती हैं वो है हमारा स्मृति, तर्क और चिंतन। ये तीनों ही चीजें किससे रिलेटेड है? मानसिक योग्यता से। नेक्स्ट है हमारा स्मृति सम्मिलित नहीं है। स्मृति में क्या नहीं है? पहचान, अधिगम, मूल्यांकन। स्मृति में जो नहीं होता है वो है पुनर्बलन, क्योंकि स्मृति में पहचान भी होता है, अधिगम भी होता है, लेकिन पुनर्बलन की बात स्मृति में नहीं आती है। राइट आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बालक के उत्तम शारीरिक संगठन का उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता उनकी संतुष्टि में योगदान है। किसका योगदान है उत्तम शरीर के संगठन में? यह उसकी भौतिक आवश्यकता को संतुष्ट करने में मदद करता है। इसका आवश्यकता के संतुष्टिकरण कोई यथार्थ संबंध नहीं है। यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह बालक की इच्छा शक्ति को संतुष्ट करता है। तो इसमें क्या सही आंसर है? सबसे पहले हम फिर से हम पुनः क्वेश्चन देखते हैं। बालक के उत्तम शारीरिक संगठन और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता उनकी संतुष्ट में योगदान है। यह प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। राइट आंसर होगा हमारा सी।
भौतिक आवश्यकता तो होगा नहीं, क्योंकि भौतिक आवश्यकता को यहाँ हम नहीं लेंगे। यथार्थ संबंध नहीं है, ये तो पहले से ही नेग्लेक्ट हो गया, तो पहले से ही हम हटा दिए। देखिए, यह उसकी भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में मदद करता है। भौतिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता दोनों चीजें अलग हैं। इसका आवश्यकता से के संतुष्टिकरण कोई यथार्थ संबंध नहीं है, ये इससे होगा नहीं। यह बालक की इच्छा शक्ति को संतुष्ट करता है। भैया शारीरिक की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? वो हमारा प्राथमिक रूप से बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए हैं? परिपक्वता के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विचार दिए हैं? वहां पे है बोरिंग, वेल्डन, लॉन्गफील्ड, उपयुक्त सभी। जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन से व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है। वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता के सभी प्रकार हैं। वंशानुक्रम भी व्यक्ति का अलग अलग होता है, वातावरण भी अलग अलग होता है, लिंग भेद भी देखा जाता है। तो उपयुक्त सभी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा? बुद्धि लब्धि को सबसे पहले किसने बताया था? टर्मन, स्टर्न, बीने और कोई नहीं। तो हम लोग जब बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, आईक्यू में टर्मन ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया था। टर्मन सबसे पहले तो स्टर्न ने 1912 में बताया था बुद्धि को, फिर बीने और स्टीयरमैन मिलके काम किए। बीने और स्टीयरमैन ने मैंने थोड़ा ये पहला जो बुद्धि परीक्षण बनाया वो बीने और ये हाँ बीने मिलके बनाए थे। बीने और साइमन, सॉरी देखिए, बीने और साइमन मिलके बनाए थे। फिर बाद में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम किया था वो टर्मन ने किया था। इसीलिए जो आदर्श मापनी कहा जाता है वो टर्मन का जो बुद्धि परीक्षण है उसको हम आदर्श मापनी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो टर्मन का था। तो यहाँ पे क्योंकि टर्मन नहीं, पहले जो बुद्धि परीक्षण था वो IQ इज इक्वल टू क्या था? IQ की चीजें हाइड हो रही हैं, एक बार मैं इसको आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से बता दूंगी। जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला था वो था हमारा IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CM, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। ये लेकिन पहले उसमें मल्टीप्लिकेशन 100 की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए IQ को निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर बाद में टर्मन जब आए, टर्मन ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की बात कही थी, इसीलिए टर्मन का ज्यादा योगदान बुद्धि लब्धि में दिखता है। तो इसी और पहले जब मापन हो ही नहीं पाता था, केवल इन लोगों ने दे दिया था, बीने और साइमन ने, लेकिन जो सबसे मेन संशोधन का कार्य किया था वो टर्मन ने ही किया था। ओके, और बच्चों जो भी अगर डाउट हुए आपको, वो मेरे प्रीवियस की वीडियोस को आप देख सकते हैं, वहां पे अच्छे से देखिएगा। इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया, लर्निंग सीरीज हो गई, इन सब पे मैं क्लास ले चुकी हूँ, वहाँ पे बता चुकी हूँ, और नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। आप चीज़ों को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और अगर आप मेहनत करेंगे, CDP बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड है आपकी मेहनत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत। एकल कारक सिद्धांत अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, यूनिफैक्टर थ्योरी को किसने दिया था? तो वहां पे कौन थे? बीने। एकल कारक सिद्धांत बीने ने बुद्धि लब्धि के यूनिफैक्टर थ्योरी को बताया था। ओके, नेक्स्ट है मानसिक आयु प्रत्यय टर्मन हो गए। फिर आता है मानसिक आयु के प्रदाता कौन है? मानसिक आयु को किसने बताया था? यहाँ पे होंगे हमारे बीने। बीने ने मानसिक आयु को बताया था, है ना? स्पीयरमैन, साइमन, टर्मन। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा बीने। बीने ने मानसिक आयु को।
किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? गार्टन, बर्ट, कॉफमैन और सभी। तो यहाँ पे किसने बताया था, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि मांस जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है? यहाँ पे ये सभी जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सभी ने बताया था कि जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है। तो ये मानसिक आयु के प्रदाता अगर अगर बात करें, तो अगर केवल बीने हो, ये सारे ही सारे उपयुक्त सभी। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, यहाँ पे आंसर में थोड़ा सा डाउट है, इस आंसर को क्लियर नहीं बताया गया है। लेकिन जो मानसिक आयु की बात कही थी, वो तो सबसे पहले बीने ने ही बताया था। बीने ने ही मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बताया था। कि मानसिक आयु को किसने बताया? हाँ हाँ, सही है, बीने ने मानसिक आयु को बताया था। मानसिक आयु के जो प्रदाता है वो बीने हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ देता है ना, उनका अगर आंसर राइट हो लेकिन रॉन्ग हो, लेकिन वो अपने रॉन्ग आंसर को ही राइट मान लेते हैं। उस पर अगर आप क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो अच्छा खासा आपका टाइम जाएगा। तो कभी कभी वो रॉन्ग को राइट मान लेते हैं, और उसमें कई सारे बच्चे मिलके केस वगैरह करते हैं, काफी लंबा चौड़ा इसका प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन इसमें जो राइट है वो है बी ने। क्योंकि देखिए, बुद्धि में बी ने भी काम किए, साइमन भी काम किए, टर्मन भी काम किए। जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो बी ने साइमन ने मिलके बनाया था। फिर बाद में टर्मन ने उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया था 1916 में। पहले तो 1905 में बी ने साइमन ने मिलके बनाया था। फिर बाद में जो संशोधन किया 1916 में, इसमें 16, 37, 60, 86 5 संशोधन हुए हैं। 1905 में तो आया ही था, फिर 16 में संशोधन हुआ, फिर 37 में 1937 में संशोधन हुआ, फिर 86 में संशोधन हुआ 1986 में, उसके बाद 2003 में संशोधन हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स आया था वो 1916 में आया था, उसमें टर्मन ने किया था। ओके, और मानसिक आयु के जो प्रदाता हैं वो हमारे बीने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ये सभी ने बताया था। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स हैं वो हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं लाइफ ऑफ एकेडमी पे, वहां पे आप देख सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर से मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आऊंगी और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।